people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 21st, 22nd, 23rd एंड 24th ऑफ फेब्रुवरी को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है लोकपाल के ऑर्डर पे। लोकपाल का जो ऑर्डर है ऑन पावर ओवर जजेस जो उनको देता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगाया। सो देखते हैं कि पूरी बात क्या है। स्टार्टिंग विथ सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को एक लोकपाल का ऑर्डर था जिसमें हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंडर लाया जा रहा था। मतलब बेसिकली लोकपाल वुड हैव पावर ओवर हाई कोर्ट जजेस, ऐसा ऑर्डर पास किया था, उसके ऊपर स्टे लगाया है और इसको बोला है कि दिस इज टॉप एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन इंटरप्रिटेशन, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि भाई ये जिस तरीके की हरकत है ये काफी डिस्टर्बिंग भी है, पूरी हमारी देश की मशीनरी को हिला देने वाली हरकत है ये। टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है ये केस पिटिशन किसी ने जाके फाइल नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये देखते हुए कि भाई ये बड़ा मुद्दा है या बड़ा मुद्दा बन सकता है, खुद से ही इसका कॉग्निजेंस ले लिया, इस मैटर को अपने हाथों में ले लिया। इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस बोलते हैं। 27 जनवरी को एक स्पेशल बेंच बैठाई गई थी ऑफ जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस AS ओका, जिसमें तीनों सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड तीनों ही कोलिजियम के मेंबर्स भी हैं। इन्होंने इस चीज के ऊपर ऑर्डर दिया और उन्होंने बताया किस तरीके से ये जुडिशरी के, हमारे जुडिशरी जो कोर्ट सिस्टम है उसके इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि प्रॉपर मशीनरी फंक्शन कर पाए, इसलिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकती हैं, लेकिन तीनों का इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है और खास तौर पे जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इस ऑर्डर के थ्रू जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है। जो बेंच थी काफी ब्रीफ हियरिंग हुई, बहुत लंबी हियरिंग नहीं चली, बट उन्होंने ऑफर किया है एक असिस्टेंस बाय सीनियर एडवोकेट्स मिस्टर कपिल सिब्बल एंड BH मरलापाले, even as Solicitor General तुषार मेहता appeared for the यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर। बेंच ने इशू किया है एक नोटिस सेंटर को, दूसरा रजिस्टर ऑफ लोकपाल रजिस्ट्रार ऑफ लोकपाल को और कंप्लेंट ऑन हुज प्ली कंप्लेनेंट जिनकी प्ली पर ये मैटर लिया गया था और ऑर्डर पास किया गया था, तीनों को ही नोटिस इशू किया है। कोर्ट ने 18 मार्च को ये मैटर लिस्ट किया है फाइनल हियरिंग के लिए और अभी के लिए इट इंजंक्टेड द कंप्लेनेंट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द हाई कोर्ट जज इन क्वेश्चन एंड ऑर्डर्ड द फॉर्मर टू कीप द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट कॉन्फिडेंशियल। इसी के साथ साथ मिस्टर कपिल सिब्बल का ये भी कहना था कि कोर्ट ने सिर्फ बेसिकली कोर्ट को बहुत ज्यादा जरूरत है टू ले डाउन अ लॉ ऑन दिस इशू, ताकि बार बार इस चीज पे सवाल ना उठे, इसलिए बहुत जरूरी है कि वंस एंड फॉर ऑल इसके ऊपर कोई लॉ बना दिया जाए। दूसरी चीज, मिस्टर मेहता ने कैटेगोरिकली ये सबमिट किया था हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट जजेस वुड नेवर फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ लोकपाल, ये उन्होंने बहुत ही क्लियर इंटरप्रिटेशन सबमिट किया था। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बोला जा रहा है कि जो लोकपाल का ऑर्डर है, बाय द वे लोकपाल विच इज चेयर्ड बाय former Supreme Court Judge Justice AM Khanwilkar, it was based on a complaint that an additional High Court judge had influenced an additional district judge and later another High Court judge to decide in favor of a private company. ऐसा बेसिकली लोकपाल का ऑर्डर इसलिए आया है इसके चलते हुए कि ये एलिगेशंस थे कि एक एडिशनल हाई कोर्ट जज ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को इन्फ्लुएंस किया और उसी के साथ साथ एक हाई कोर्ट के जज को भी इन्फ्लुएंस किया एक प्राइवेट कंपनी के फेवर में डिसीजन देने के लिए। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है, अलेजेड है, ये कोई प्रूफ नहीं है इसका, बट यस इट वाज अलेजेड दैट जो कंपनी थी वो जज की क्लाइंट रह चुकी है, इट हैड बीन अ क्लाइंट ऑफ द जज ड्यूरिंग द लेटेस्ट अर्लियर ईयर्स एज एन एडवोकेट। तो व्हेन दैट जज वाज प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट तब उनके क्लाइंट वो कंपनी रह चुकी है। तो इसमें वो वाली बात आ जाती है कि जज को बायस नहीं होना चाहिए, कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बट वो वाली चीज डिफीट हो गई है यहाँ पे। एक 13 पेज का ऑर्डर रिलीज किया था बेसिकली लोकपाल ने, जिसमें लोकपाल ने कंक्लूड किया था कि हाई कोर्ट जजेस वर पब्लिक सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स होने के नाते वो भी लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंडर आते हैं। जो बाय द वे लोकपाल और लोकायुक्त इट्स एन एंटी करप्शन बॉडी जिसको स्टैब्लिश करने के लिए काफी सालों तक बाय द वे ये एक्ट, ये बिल
फंसा रहा था पार्लियामेंट में। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का नाम ही इस एक्ट के दौरान आया था। बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट और अनशन हुई थी। उसके बाद फाइनली ये एक्ट पास हुआ था जिसमें एंटी करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर एक चेक रखा जाएगा इस एक्ट के अंडर, और उसके जो चेयरपर्सन है उनको लोकपाल कहा जाता है। ठीक है। एंटी करप्शन बॉडी अज्यूम ज्यूरिसडिक्शन टू इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अबाउट हाई कोर्ट जजेस इस ग्राउंड पर। सबसे पहले तो बात यह आई कि भाई लोकपाल या लोकायुक्त ये केस सुन कैसे रहे हैं अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस। तो उन्होंने बोला कि हमने ज्यूरिसडिक्शन इसके इन्वेस्टिगेशन पे इस बेसिस पे लिया कि अनलाइक सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट्स के द्वारा बनाए गए थे। इन जो इंडियन हाई कोर्ट्स थे, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट था 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 एंड लेटर्स पेटेंट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, इनके द्वारा हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे। इनफैक्ट जो हाई कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं, दे प्री डेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लोकपाल का कहना था। एंड हेंस हमारा पावर कहां से आता है, उन्होंने फिर फर्दर बताया कि आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, ये हमको ऑलरेडी पता है, हैड ओनली इंट्रिंसिकली रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई कोर्ट। तो उनका कहना था कि आर्टिकल 214 सिर्फ हाई कोर्ट के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उनको एग्जिस्टेंस में लाया नहीं था। जैसे आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट को एग्जिस्टेंस में लाया था, आर्टिकल 214 सिर्फ उनके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्निशन दे रहा था कि यस देयर शैल बी अ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश नहीं किया था, ऐसा लोकपाल ने आर्ग्यू किया था अपने ऑर्डर में। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। इसी के चलते लोकपाल ने का ये कहना था कि दिस गेव अस द ज्यूरिसडिक्शन ओवर हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। उसके कुछ दिन पहले जनवरी 27 का जो ऑर्डर आया लोकपाल का, उसके कुछ ही दिन पहले एक और डिसीजन आया था जनवरी 3 को, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि लोकपाल का कोई पावर नहीं है ओवर सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी इसी आर्ग्यूमेंट को यूज करके, इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ये ऑर्डर दिया गया था। ठीक है। In the January 3 order, Lokpal had explained that the Supreme Court was not a body established by an act of the Parliament or financed or controlled by the central government. It had observed that Supreme Court judges, including the Chief Justice of India, even though ये public servant होते हैं in terms of Prevention of Corruption Act, but they were not amenable या they do not fall under the jurisdiction of Lokpal. लेकिन जो लोकपाल है, जनवरी 27 का जो ऑर्डर था जो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर था, उसमें उन्होंने ये पाया कि जो आर्ग्यूमेंट है विच सेज दैट हाई कोर्ट जज वाज आउटसाइड द ओम्बड्समैन ज्यूरिसडिक्शन इज टू नाइव, मतलब ये बहुत अंडर रीडिंग ऑफ द एक्ट हो गया एंड इट्स टू नाइव। और लोकपाल का ये भी कहना था कि हाई कोर्ट जज इनफैक्ट केम विद इन द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 14(1) ऑफ द 2013 का जो लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट है। सेक्शन 14 में एक क्लॉज है जिसमें ये बोला जाता है कि लोकपाल का हर उस इंसान के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन है, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ चेयरपर्सन और मेंबर और ऑफिसर और एम्प्लॉय इन एनी बॉडी, बोर्ड, कॉरपोरेशन या फिर अथॉरिटी या कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनॉमस बॉडी, इन सब में से किसी का भी चेयरपर्सन या कोई भी बेसिकली मेंबर, ऑफिसर, एम्प्लॉय रह चुका है, और ये बॉडी शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और होली और पार्टली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय इट। अब पूरी कहानी को समझो। सेक्शन 14 पावर देता है एक्सक्यूज मी लोकपाल को कि वो उनके एम्बिट या उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हर वो बॉडी, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये वो बहुत सारे फलाना ढमका, हमने जो ये सारी की सारी कॉर्पोरेशन, बोर्ड, अथॉरिटी सब पढ़ा है, कंपनी, which have been established by an act of the parliament, not the constitution. सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया था तो वो लोकपाल के एम्बिट से बाहर हो गया। लेकिन उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि हाई कोर्ट्स तो 1861 के टाइम पे एक ब्रिटिश ने एक्ट निकाला था, उसके अंडर हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे। तो टेक्निकली देखा जाए तो हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के बारे में बात की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिकॉग्निशन देता है हाई कोर्ट्स को, एस्टैब्लिश नहीं करता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट को। इस आर्ग्यूमेंट को यूज करके उन्होंने बोला कि जो लोकपाल्स हैं
सॉरी जो हाई कोर्ट के जजेस है वो हमारे एम्बिट या हमारे जुरिस्डिक्शन के अंडर फॉल करते हैं, ठीक है। चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इस बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। रेखा गुप्ता हैज टेकन ओवर एज द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो आपको याद होना चाहिए कौन से वे नंबर की चीफ मिनिस्टर बनी है और किस पार्टी से बिलोंग करती है। शी वॉज अ MLA ऑफ बीजेपी। So she took oath as the 9th chief minister of Delhi at the Ramlila Maidan. एक 6 member की council of ministers were also sworn in the to the office in the presence of Prime Minister Narendra Modi and बाकी senior members of the BJP. So that's all that is important. अच्छा, अगेन इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। सारी की सारी ऐसी गवर्नमेंट्स जो कि दे आर रूल्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी, खासतौर पे साउथ में, वो यूजीसी के रूल्स को रिजेक्ट कर चुकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रूल्स आए थे जिसमें स्टेट से काफी ज्यादा पावर ले लिया जा रहा है और सेंटर को काफी ज्यादा पावर दे दिया जा रहा है। अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू देखें रूल्स का तो मोस्ट ऑफ द स्टेट साउथ इंडिया में विच आर रूल्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी दे हैव रिजेक्टेड दीज रूल्स। अच्छा, जैसे हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं ऐसे ही हर स्टेट अपना अपना खुद का भी बजट प्रेजेंट करता है। तो यूपी गवर्नमेंट ने थर्सडे को प्रेजेंट किया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो। राइट। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना खुद का स्टेट बजट प्रेजेंट किया विद एन आउटले ऑफ 8.09 लाख करोड़, जिसमें मोस्टली जो बजट का फोकस था इट वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन ग्रोथ ऑफ विमेन, रिलीजियस टूरिज्म, और मोस्टली इन तीनों चीजों पे फोकस था। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई थी। बजट ऑल्सो लेड स्ट्रेस ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो बजट का इतना आउटले है इट इज द बिगेस्ट एवर जो आज तक यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट बजट प्रेजेंट किया उसमें से सबसे बड़ा आउटले इस बार प्रेजेंट किया गया है। एंड ऑफर्स अ परफेक्ट रोड मैप फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। इस साल का जो बजट है वो ऑलमोस्ट पिछले साल से 9.8% हाइयर है। आउट ऑफ द टोटल 22% एलोकेट किया गया है पूरा का पूरा डेवलपमेंट पर्पस को, 13% एजुकेशन को दिया गया है, 11% एग्रीकल्चर को दिया गया है एंड उससे रिलेटेड सर्विसेज, 6% हेल्थ को दिया गया है। ऐसा यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर सुरेश कुमार खन्ना का कहना है। Coming on to the next important news. अच्छा, झारखंड में बोर्ड एग्जाम्स में 2 पेपर लीक होने के कारण झारखंड ने JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10th बोर्ड के 2 एग्जाम पेपर्स लीक हो गए थे, ये उनके खबरों में आया, तो उन्होंने दोनों पेपर ही कैंसिल कर दिए हैं एडवांस में ही एंड दे विल बी रीशेड्यूल्ड टू बी हेल्ड अगेन। Coming on to the next important news. अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट। दिल्ली कैबिनेट ने, नई कैबिनेट अभी अभी चुनकर सिलेक्ट होकर आई है एंड उन्होंने डिसाइड किया है आयुष्मान भारत जो मिशन है रिलेटेड टू हेल्थ उसको इम्प्लीमेंट करने का और कैग रिपोर्ट्स को टेबल किया है।
कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बोलते हैं. सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑन थर्सडे सेड दैट द कैबिनेट हैड डिसाइडेड अपनी पहली मीटिंग में ही आयुष्मान भारत योजना जो पीएम मोदी ने रिलीज की थी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड ऑल्सो 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं सीएजी की, उनको हम टेबल करने वाले हैं, उनके ऊपर सलाह मशवरा चलेगा. 2 मेन डिसीजंस ये ऑलरेडी लिए जा चुके हैं पहली ही मीटिंग में. सबसे पहले आयुष्मान योजना जो कि पिछले कुछ टाइम से उसको स्टॉल किया जा रहा था, लेट लतीफ हो रहा था बाय द अर्लियर गवर्नमेंट, एंड बिकॉज ऑफ द आप गवर्नमेंट पीपल ऑफ दिल्ली डिड नॉट गेट इट. टुडेज फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहला डिसीजन लिया गया था कि आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया जाएगा इन दिल्ली विथ 5 lakh top up from the Delhi government. Also 5 lakh will be given by the central government. तो टोटल 10 लाख दिए जाएंगे जिसमें 5 स्टेट गवर्नमेंट 5 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. सेकेंड, 14 जो कैग की रिपोर्ट्स हैं जो पेंडिंग थी, टेबल नहीं की गई थी बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, ऐसा उनका कहना है, उनको टेबल किया जाएगा, उनके ऊपर सलाह मशवरा चलेगा. जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी की कैंपेन प्रॉमिस जिसमें उन्होंने कहा था कि औरतों को 2500 पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे, उस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये भी कैबिनेट मीटिंग में ही डिस्कस किया जाएगा. बट इसके ऊपर और भी डिस्कशंस होने जरूरी है टू फाइनली टेक अ कॉल ऑन इट. तो बेसिकली शी डिड नॉट मेक एनी कमेंट स्पेसिफिकली ऑन दैट. सो जब ये रिपोर्ट्स डिस्कशन होने के बाद डिसीजंस आएंगे, दैट विल बी रेलेवेंट फॉर अस. Coming on to the next important news. अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने वार्न किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कि भाई ये जो ऑब्सीन कंटेंट तुम कुछ भी पास कर देते हो ना दिखाने के लिए, सो दे हैव बीन गिवन अ वार्निंग ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज अगेंस्ट ट्रांसमिटिंग एनी कंटेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला है कि दे शुड इंश्योर कि एज बेस्ड क्लासिफिकेशन कंटेंट अंडर द आईटी एक्ट, कि भाई आप कुछ इस तरीके का अगर कंटेंट दिखा रहे हो जो बेसिकली पेज 13 सॉर्ट ऑफ है या 18+ है, तो उस पर एज बेस्ड कंटेंट आपको दिखाना पड़ेगा. यू हैव टू सेपरेट इट. आप क्योंकि आप ओटीटी नॉर्मल वालों में जाके देखोगे आजकल कुछ भी दिखा रहे हैं, एंड देयर इज नथिंग लाइक एन एज वार्निंग और एज क्राइटेरिया कि आप नहीं देख सकते अनलेस एंड अनटिल यू फिल दिस चेक बॉक्स की यू आर 18+. OTT platforms should enforce age gating requirements for mature content. एज गेटिंग बेसिकली आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे आप देखते होगे, नेटफ्लिक्स पे काफ़ी जगहों पे एग्जिस्ट करता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू वॉच अ मैच्योर कंटेंट, वो आपसे इंश्योर करता है यू आर 18+ और नॉट टू शो दैट कंटेंट. तो वो वार्निंग आती है, उसको गेट कीपिंग कहते हैं. मिनिस्ट्री का कहना था कि मिनिस्ट्री बेसिकली गेव एन एडवाइजरी साइटिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक एज वेल. अभी तक ये अनक्लियर है स्पेसिफिकली कि ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक एंड वल्गर कंटेंट होता क्या है, एग्जैक्टली डिफाइन कैसे कर सकते हैं. बट जो सर्कुलर रेफर करता है वो इन तीनों शब्दों को मेंशन करता है. दिसंबर 2024 में मिनिस्ट्री ने फ्लैग किया था कुछ शोज जो प्रमोट करते थे और ग्लैमराइज करते थे या ग्लोरीफाई करते थे यूज ऑफ ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस थ्रू सच पोर्ट्रेयल. तो उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है. आईटी रूल्स को काफ़ी एक्सटेंसिव बनाया गया है एंड उसमें बाकायदा लिखा गया है कि एज रेटिंग्स होना ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंट जो इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे अगर आप दिखा रहे हो तो, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो. ये रेगुलेशंस रिक्वायर करते हैं कि जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम उनके यहाँ होना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो एक फॉर्मल ईमेल या कोई अप्रोचेबल कुछ कांटेक्ट होना चाहिए जहाँ पे ये कंप्लेंट बेसिकली फाइल हो सके. दूसरा, दे शुड बी पार्ट ऑफ अ 3-tier सिस्टम. 3 लेवल पे सिस्टम का पार्ट होना चाहिए अंडर विच यूजर्स जो ऐसे टाइप के कंटेंट से ऑफेंड होते हैं वो पहले प्लेटफॉर्म को अप्रोच करके और फिर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड फर्दर एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ये सारे कंटेंट को छाना जा सके. इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच विच वॉज लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने भी ओरली, मतलब ये कोई जजमेंट या ऑर्डर नहीं दिया है, ओरली ऑब्जर्व किया था कि गवर्नमेंट को जरूरत है टू टेक सम काइंड ऑफ एन एक्शन ऑन दीज ऑब्सीन कंटेंट विच आर बीइंग शोन ऑन सोशल मीडिया. आप आजकल अगर इंस्टाग्राम भी यूज करते हो तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बीइंग शोन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. इट हैज बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस कि आप रैंडमली बच्चे को अपने फोन अगर पकड़ा देते हो, या कोई बच्चा बहुत छोटा नहीं भी है
8th 9th स्टैंडर्ड का भी बच्चा है, वो फोन ऑन करते हैं, आजकल स्मार्टफोन सबके पास ही है और इंस्टाग्राम पे है, तो देर इज एब्सोल्युटली नो फिल्टर कि उनको कुछ भी कंटेंट दे कैन हैव एक्सेस टू इफ दे हैव फोन। तो दिस इज बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस, तो इसके ऊपर कोई रूल आना जरूरी है, दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीधा वर्ल्ड न्यूज पर आ जाइए। अच्छा, Israel grieves as Hamas turns over the bodies of 4 Gaza hostages. Hamas on Thursday released the bodies of 4 Israeli hostages, ऐसा बोला गया था, to including a mother and 2 of her children who have been long feared dead and had come to embody the nation's agony following. But basically लोग बहुत सारे मरे हैं, लेकिन होता है ना कि 2 या 3 लोगों की शक्ल दिखा के पूरे देश की हालत के बारे में बताया जा रहा है। सो दीज वर दोज पीपल जो फैमिली को कुछ होप थी कि दे विल कम बैक, बट मोस्टली सबको लग रहा था दे आर प्रॉब्ली डेड। उनकी बॉडीज वापस भेजी गई हैं। उनके रिमेन्स वर प्रिज्यूम्ड टू बी ऑफ शीरी बिबास एंड हर 2 चिल्ड्रन as well as Oded Lifshitz. He was an 83-year-old जब उनको abduct किया गया था। So the entire basically nation was grieving. अच्छा, ट्रम्प का कहना है कि चाइना के साथ हो सकता है एक नई ट्रेड डील नेगोशिएट कर ली जाए। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सजेस्ट किया है, अभी कुछ बोला नहीं है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक ट्रेड डील वाज पॉसिबल विद चाइना, जिसमें अ की टारगेट इन यूएस लीडर्स टैरिफ पॉलिसी में चाइना पे ही सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात चल रही थी। 2020 में यूएस ने ऑलरेडी अग्री कर लिया था कि एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील चाइना के साथ हो सकती है एंड अ न्यू डील वाज पॉसिबल, ऐसा ट्रम्प का कहना था। 1 month into his second term in the office, the president has already threatened sweeping tariffs on allies and adversaries alike. हमने रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात की थी लास्ट सेशन में, जिसमें सामने वाला अगर हम पे टैरिफ लगा रहा है, ऐसा यूएस बोल रहा है, सामने वाला हम पे टैरिफ लगा रहा है, हम भर भर के उन पे भी लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी डिस्कस हो रहे हैं। इसमें एडवर्सरीज जैसे कि चाइना के ऊपर भी बात हुई थी, उन्हीं के साथ साथ कनाडा और मेक्सिको जैसी कंट्रीज पर भी हेवी टैरिफ लगाने की बात की गई थी, एंड यूरोपियन यूनियन, एंड यूजिंग लिवाइज एज इज मेन पॉलिसी टूल फॉर लोअरिंग द मैसिव यूएस ट्रेड डेफिसिट। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि हम अपनी जनता से पैसे नहीं लेंगे, टैक्स कम करो, टैरिफ में पैसे लेंगे, दूसरी कंट्री से पैसे लेंगे हम बेसिकली। तो अगर ऐसा एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यूएस को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल बॉयकॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड विथ यूएस। काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी एकदम से ऑफिस में आके आई डोंट थिंक ही कैन अफोर्ड। अगर ऐसा कुछ लॉ एग्जिस्ट करता होगा तो प्रॉबेबली इनको 1-2 साल के अंदर ही इम्पीच कर दिया जाएगा। बट मेरे ख्याल से ट्रम्प इज मोर ऑफ अ टॉक एंड लेस ऑफ एन एक्शन गाय, क्योंकि बोल तो देते हैं ये, बट फिर इनको बाद में जाके इनकी खुद की कैबिनेट समझाती होगी कि बेटा ये क्या बोल के आए हो, हम नहीं कर सकते हैं, हमको भी जरूरत होती है बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करने की, तुम पूरे रिलेशन खराब कर रहे हो। तो ये अब नहीं पता कितना कुछ इसमें से इज अ थ्रेट, कितना कुछ सिर्फ धमकी है, कितना कुछ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होगा, वो अब धीरे धीरे करके ही पता चलेगा। बट लेट्स होप कि ही इज जस्ट यू नो talking out of thin air and not actually going to do any such thing. Coming on to the next important news, USAID का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है ऑफ मेडलिंग डीपली एंड इट इज सेड टू बी डीपली ट्रबलिंग, कि बेसिकली हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसने का ट्राई किया है उन्होंने। तो सेंटर ने ऐसा बोला है कि it was investigating a very deeply troubling allegation made by the US government that USAID planned to spend 21 million on funding voter turnout in India. तो ऐसा यूएस का एलिगेशन था, उनको कोई डेटा मिला होगा प्रोबेबली उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जो उन्होंने इंडिया को बताया, इंटेलिजेंस शेयर किया, एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इनटू दैट। ये जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा उन्होंने बताया $21 मिलियन का, ये इट हैज बीन कैंसल्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE, जिसमें बेसिकली इट इज बीइंग रन बाय इलॉन मस्क, इन डिसीजन शेयर्ड इन अ पोस्ट। अब भाई ये गवर्नमेंट के डिसीजन ट्विटर पे शेयर करते हैं। इन द इंडियन गवर्नमेंट्स फर्स्ट रिएक्शन टू डॉग्स पोस्ट,
द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका ये कहना था कि ये काफ़ी बड़े एलिगेशन से काफ़ी गंभीर है एंड दे आर गोइंग टू लुक इनटू इट, लुक इनटू द इंफॉर्मेशन शेयर्ड, बट उन्होंने डिक्लाइन किया यानी कि मना किया है टू कमेंट ऑन वेदर इंडिया वुड कैंसिल अ नंबर ऑफ एमओयूज एंड अग्रीमेंट्स ऑन द यूसैइड फंडिंग मेड विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। काफ़ी सारी फंडिंग हमने भी यूसैइड से ली है, तो अभी हमने ये नहीं बोला है कि भाई अगर ये सच निकल के आ गया तो क्या हम ये अग्रीमेंट्स कैंसिल कर देंगे या डिनाई कर देंगे। वी हैवेंट सेड एनीथिंग ऑन इट, वी आर जस्ट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस कंसर्न। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि हमने देखी है ये इन्फॉर्मेशन जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज किया है रिगार्डिंग यूसैइड, and these are very deeply troubling and this has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये भी कहना है कि दे वुड ऑल्सो नॉट कॉमेंट ऑन अ मीडिया रिपोर्ट दैट सजेस्टेड कि इंफॉर्मेशन जो डीओजी ने शेयर की है इज फॉल्स एज द यूसैइड फंडिंग हैज बीन सेंट टू बांग्लादेश नॉट इंडिया। इस पे भी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। मिस्टर जायसवाल का कहना था कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज ऑलरेडी इस मैटर में दे आर लुकिंग इनटू इट। अच्छा, बहुत ही कम चांसेस मुझे ऑनेस्टली लगता है कि गवर्नमेंट को ये सब पता ना हो। देयर इज अ स्लाइट चांस कि अब ये पब्लिक में न्यूज आ गई है तो शायद उनको कमेंट करना पड़ रहा है पब्लिकली इसके ऊपर। अदरवाइज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी इतनी सक्षम तो है कि उनको ऑलरेडी कुछ टाइम पहले भनक इस टाइप की लग गई होगी। इन्वेस्टिगेशन आई थिंक ऑलरेडी जारी है। अब ये पब्लिकली अगर रिलीज हो चुका है तो दे हैड टू गिव अ स्टेटमेंट पब्लिकली एंड देयर रिपोर्ट्स वर अवेटेड। इन दिस इन इट्स पोस्ट डीओजी ने ऐसा कहा था कि यूएस के टैक्स पेयर डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंट ऑन द फॉलोइंग आइटम्स ऑल ऑफ विच हैव बीन कैंसल्ड, including $468 million to the Consortium for Elections and Political Process Strengthening, 22 million for inclusive and participatory political process in Moldova, and 21 million for voter turnout in India. तो अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। प्रोबेबली एक आध महीने के अंदर ईदर दिस थिंग विल डाई डाउन या कुछ रिपोर्ट भी आ सकती है। नेक्स्ट, मिस्टर जयशंकर का कहना है कि इंडिया एंड चाइना हैज वर्कड रियली हार्ड टू सेव G20। तो इंडिया और चाइना ने बहुत मेहनत की है टू प्रिजर्व द G20 ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ 20, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना था। एंड ही वॉज इन टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग यी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रही है। In the half-hour long meeting where they discussed bilateral developments, including the situation of LAC line of actual control, मिस्टर जयशंकर ने पॉइंट आउट किया कि दोनों ही कंट्रीज G20, SCO और ब्रिक्स तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हैं। एंड उनका ये भी कहना था कि हमको ये रिकग्नाइज करना चाहिए दैट इन अ पोलराइज्ड ग्लोबल सिचुएशन, पोलराइज्ड का मतलब जो दुनिया हमारी आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, वी आर एक्सट्रीमली मतलब वी आर नॉट एट ऑल न्यूट्रल। या तो मोस्टली लोग रशिया के साइड है या चाइना के साइड होते हैं, तो बहुत पोलराइज्ड चीजें हैं, न्यूट्रल नहीं है। Our two countries have worked hard to preserve and protect G20 as an institution. This in itself testifies to the importance of international cooperation, ऐसा उनका कहना था। चाइना के साथ अगर आपने नोटिस किया है तो पिछले कुछ टाइम से हम बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं रिलेशंस बेटर करने के, कोशिश अभी भी जारी ही है। इंडिया पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स होल्ड फ्लैग मीटिंग इन पीर पंजल वैली अमिड राइजिंग टेंशन एट LOC। तो ये हर बार ही होता था इन द वेक ऑफ ग्रोइंग स्कर्मिशनेस जो LOC में हो रही है जम्मू रीजन में। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी ने एक मीटिंग की है इन द पीर पंजल वैली का पूंछ डिस्ट्रिक्ट, ताकि ये जो टेंशन सडनली निकल के आई है इसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके, बैठ के बातचीत की जा सके, इससे पहले कि कुछ अटैक वटैक करने की जरूरत पड़े।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीधा आ जाते हैं वर्ल्ड न्यूज के ऊपर। अच्छा, ट्रम्प का कहना है कि रशिया और यूक्रेन वॉर को अगर रोकना है तो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का ही होना जरूरी नहीं है, सॉरी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ही होना जरूरी नहीं है। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उनका ये कहना है कि ही डज नॉट कंसिडर इट एसेंशियल फॉर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की टू बी प्रेजेंट एट द नेगोशिएशंस एम्ड एट एंडिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन। उनका कहना था, आई डोंट थिंक ही इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द मीटिंग। दो लोग जो लड़ रहे हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई खत्म करने के लिए एक का होना ही जरूरी नहीं है। लेटर यूएस प्रेसिडेंट एडेड दैट यूक्रेनियन लीडर्स डोंट हैव एनी कार्ड्स इन द टॉक्स। I have had a very good talk with Russian President Vladimir Putin, and I have had not no such good talk with Zelensky. They don't have any cards, but they played tough. But we are not going to let this continue. Meanwhile, US की जो Secretary of State है मार्को रूबियो, उन्होंने he has tried to push back against accusations कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने they have given in to Russia even before talks ending the Ukraine war बिगिन। उनका ये कहना है, एलिगेशंस आ रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी रशिया की बात मान ली है ये डिस्कशन होने से पहले ही। तो दे आर ट्राइंग टू पुश इट बैक कि ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट एलिगेशंस। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने अग्री किया है कि दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश टर्म्स टू नेगोशिएट एंडिंग द वॉर्स, और ये टॉक्स जो नेगोशिएशन है ये रियाद में होने वाले हैं। नीदर यूक्रेन नॉर इट्स यूरोपियन एलाइज वर इनवाइटेड। तो ना यूक्रेन को बुलाया ना उनके दोस्तों को बुलाया, और खुद में नेगोशिएशन करके खत्म कर देंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अच्छा, ये यूसेट के बारे में अपन ने पढ़ा था, मस्त ऑपोजिशन आ चुकी है। कांग्रेस बोल रही है मोदी जी को कि भैया हमको सब पता चल चुका है, प्लीज कम क्लीन ऑन जो ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं ऑन यूसेट का मनी। एंड ऑफ कोर्स बीजेपी इज गोइंग टू से कि भाई ये सब बकवास है, या रिप्लाई ही नहीं करेंगे। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि द ड्रीम ऑफ 20 लाख फैमिलीज हैविंग देयर ओन होम हैज बीन फुलफिल्ड अंडर पीएमएवाई। पीएमएवाई इस प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो इसका लॉन्च हुआ था। इसका जो फर्स्ट वर्जन था इट फोकस्ड ऑन ग्रामीण या रूरल डेवलपमेंट। जो इसका सेकेंड वर्जन है वो अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करता है। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पुणे में आए थे सैटरडे को, और उनका ये कहना था कि 20 लाख बेनिफिशरीज ऑलरेडी उनको सैंक्शंस मिल चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फेज 2 इन अ सिंगल डे। द लॉन्ग चेरिश ड्रीम ऑफ दीज फैमिलीज टू ओन अ हाउस हैज बीन फुलफिल्ड। ही ऑल्सो सेड कि ये बहुत ही एक रेयर ओकेजन है जहां पे 20 लाख लोग जिनको बेनिफिट मिला है स्कीम का, उनको बेनिफिशरीज कहते हैं, उन्होंने साइमल्टेनियसली एक साथ एक्सपीरियंस किया है द जॉय ऑफ ओनिंग अ होम जिस दिन हैंडओवर किया गया था। ये जो इवेंट हुआ था जहां पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर दिस स्कीम उसको ट्रांसफर किया गया था 10 लाख लोगों के अकाउंट्स में। मिस्टर शाह ने ऑफ कोर्स प्रेज किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को फॉर कमिंग अप विद सच अ स्कीम, एंड बोला कि ये जो सेकंड फेज ऑफ पीएमएवाई है इट वाज अप्रूव्ड इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट केम टू पावर, एंड ही कॉल्ड इट बेसिकली मोदीज मैजिक। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अच्छा, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इंडिजिनियस सबमरीन का मतलब होता है जो हमने खुद से बनाई है, वी हैव बिल्ट इट ऑन आवर ओन सबमरीन प्लान। इट इज गोइंग टू गो फॉर अप्रूवल इन अ फ्यू मंथ्स। तो फाइनली जब वो अप्रूव हो जाएगा तब हमारे लिए रेलेवेंट रहेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75I। जब फाइनली बन के आएगी देन वील नो द नेम ऑफ द सबमरीन। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ओली, उनका नाम है केपी शर्मा ओली। ही इज होपिंग फॉर एन इन्विटेशन टू विजिट इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ऐसा उनके फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। सो नेपाल इज अवेटिंग अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर देयर प्राइम मिनिस्टर जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए। एंड उनकी फॉरेन मिनिस्टर जो अभी हाल ही में विजिट करके गई हैं उनका ये कहना था। स्पीकिंग टू द हिंदू शी एक्सप्रेस्ड होप दैट मिस्टर ओली एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड मीट बिम्स्टेक की जो समिट अभी हाल ही में होने वाली है उसकी साइडलाइंस पे। बाय द वे बिम्स्टेक कहाँ होने वाली है? इट्स गोइंग टू हैपन इन बैंकॉक फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट वीक।
and Mr. Oli would be invited to New Delhi in the first half of 2025. अच्छा, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, तेलंगाना में एक टनल बेसिकली जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे वो खुद में ही कोलैप्स हो गया, तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नॉलेज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। यूसेट की ही आगे डेवलपमेंट हुआ था। सो ट्रंप ने अटैक किया यूसेट को ऑन इंडियन ग्रांट अमिड डाउट्स ओवर एलिगेशंस बाय डीओजी। सो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही हैज टेकन अनदर स्वाइप ऑन संडे, जैसे ही यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID and India for alleged grant of millions for voter turnout during Indian elections. इनके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक्स पर, बाय द वे दिस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय इलॉन मस्क, इन्होंने इस एक्स पर ये चीज रिलीज की थी कि $21 मिलियन इंडिया को दिए गए। इसके अलावा और भी कंट्रीज थी जैसे मोल्डोवा वगैरह, बट $21 मिलियन इंडिया को ट्रांसफर किए गए थे बाय USAID फॉर वोटर टर्नआउट। तो इसके ऊपर ही कांग्रेस बोल रही थी बीजेपी को टू कम क्लियर कि पैसे दिए थे आपने वोटर टर्नआउट के लिए या लिए थे फॉर वोटर टर्नआउट। बीजेपी हैजंट कमेंटेड ऑन इट येट, ट्रंप हैज टेकन अनदर अटैक। ट्रंप का ऐसा कहना है कि $18 मिलियन फॉर हेल्पिंग इंडिया विद इट्स इलेक्शंस, बाय द हेल, as he reeled off the number of grants allocated by the USAID according to DOGE की list, which included allegedly बांग्लादेश को दिए गए थे, नेपाल को, अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल, उसमें $18 मिलियन दिखाया जा रहा है, इंडिया को भी दिए गए थे। बट इंडिया का ये कहना है बेसिकली, इंडियन मीडिया एज वेल एज द स्पोक्स पर्सन, कि देर इज नो एविडेंस विच शोज इस तरीके के कोई भी फंड्स ट्रांसफर हुए। यू शो अस द एविडेंस, वी विल गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू जर्मन चांसलर, जर्मनी में जो कंजर्वेटिव पार्टी है, दे हैव वन इलेक्शंस, संडे को वो इलेक्शंस हुए थे, विद देयर लीडर फ्रेडरिक मर्स इज सेट टू बिकम द न्यू चांसलर। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होते, जर्मन चांसलर होते हैं, जो इससे पहले मिस्टर ओलफ थे, ओलफ शूल्स was the previous chancellor of Germany and he lost in the elections. Conservatives जीत गए, तो next chancellor of Germany is going to be Mr. Friedrich Merz. And I guess that's all for today. Next हम मिलेंगे on the upcoming Friday where we'll discuss what all happened on Tuesday, Wednesday and Thursday. So thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again on Friday. This is Vishishta signing off.